नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। 30 दिसंबर 2025 मतलब नए साल से 2 दिन पहले राज्यपाल के उप सचिव ने एक पत्र जारी किया। 6 विभागों को मार्क करते हुए पत्र जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि राज्य में संचालित 15 शासकीय विश्वविद्यालय के संचालन के संबंध में विषय बता देता हूं आपको बहुत संक्षेप में। कुल सचिव, प्रभारी कुल सचिव की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदस्थापना तथा विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच किए जाने के पूर्व तथा जांच उपरांत अंतिम निर्णय लिए जाने के पूर्व माननीय कुलाधिपति के अनुमति प्राप्त करने के संबंध में। मान के चलिए कि राजभवन से फरमान जारी हो गया। व्यवस्था और सियासत में तूफान आ गया। व्यवस्था इसलिए कि 2 शक्तियों का टकराव इसमें हो गया, राज्य सरकार की शक्तियां, राजभवन की शक्तियां, और इस बीच में सियासत कूद पड़ी कि साहब ये तो अधिकारों का हनन है, ये तानाशाही है। आज इसी बेहद ही गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सरकारी यूनिवर्सिटियों में जांच व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी अधिकारी, शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ जांच की शुरुआत राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगी। लोक भवन से जारी इस आदेश के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद अंतिम फैसला लेने के लिए भी कुलाधिपति यानी राज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य होगी। इस फैसले ने प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि इससे राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच अधिकारों को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है। सरकारी विश्वविद्यालयों को लेकर छत्तीसगढ़ लोक भवन ने जारी किया बड़ा आदेश। अधिकारी, शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ जांच से पहले राज्यपाल से अनुमति अनिवार्य। जांच पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय लेने के लिए भी कुलाधिपति की स्वीकृति जरूरी। अब तक कुलपति स्तर तक के मामलों पर राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र माना जाता था, जबकि उससे नीचे के कर्मचारियों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार फैसला लेती थी। लेकिन नई व्यवस्था में कुल सचिव या प्रभारी कुल सचिव को छोड़कर बाकी सभी के लिए अनुमति अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां विभागीय जांच जारी है। कृषि विश्वविद्यालय में बीज घोटाला, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार का मामला, आदर्श महाविद्यालय में जेम पोर्टल के माध्यम से की गई 1 करोड़ 6 लाख की खरीदी का मामला। नए आदेश के बाद इस तरह के मामलों की जांच प्रक्रिया पर असर पड़ने की संभावना है। अब इस विषय पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि अनेक बार शासकीय निर्णय होते हैं, राज्यपाल महोदय कुलाधिपति होते हैं, इस नाते विश्वविद्यालयों के सबसे बड़े प्रशासनिक होते हैं। अपने विवेक से उन्होंने ये निर्णय लिया होगा, जबकि कांग्रेस इस फैसले को लेकर हमलावर है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार राजभवन का भरोसा खो चुकी है और जहां राजभवन को सक्रिय होना चाहिए वहां नहीं है। देखिए, अनेक बार प्रशासनिक निर्णय होते हैं, राज्यपाल महोदय कुलाधिपति होते हैं, इस नाते विश्वविद्यालयों के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उन्होंने अपने विवेक से, प्रशासनिक दृष्टि से यह निर्णय लिया होगा। बेहद ही चिंता का विषय है कि सरकार राजभवन का भरोसा खो चुकी है। राजभवन कुछ मामलों में सीधे निर्णय लेता है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, या अपने अधिकार का अतिक्रमण करके सरकार के अधिकारों को थता बताते हुए राजभवन निर्णय ले रहा है। अभी एक नया आदेश जारी हुआ है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच होता है तो राजभवन से अनुमति लेनी होगी। कुल मिलाकर यह आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन से आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ की राजनीति में अधिकारों की नई जंग की तस्वीर पेश कर रहा है। जांच से लेकर अंतिम निर्णय तक राज्यपाल की भूमिका तय होने के बाद लोक भवन और राजभवन के बीच शक्ति संतुलन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले से चल रही जांचों पर इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इससे कार्रवाई की गति प्रभावित होगी। बहरहाल इतना तय है कि नियमों में इस बदलाव के साथ प्रदेश की सियासत में टकराव और तेज होने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सत्ता और राजभवन, मसलन मंत्रालय और राजभवन में क्यों टकरार बढ़ने की संभावना है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते। 3 बेहद ही वरिष्ठ बुद्धिजीवी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवनारायण पांडे जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, तमाम
कार्य विभाजनों को, तमाम प्रशासनिक गतिविधियों को बेहद करीब से जानते समझते हैं। सूर्यनारायण जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बेहद ही विद्वान प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी, जो खुद लगातार प्रशासनिक गतिविधियों को पे पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रहा था, लेकिन आज मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा आदरणीय सूर्यनारायण पांडे जी से। सूर्यनारायण जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। बहुत साधारण सा सवाल है। विश्वविद्यालय संचालन अधिनियम 1973 संशोधित, क्या अधिनियम बदलने के लिए क्या कुछ आवश्यक है? तकनीकी तौर पे थोड़ा दर्शकों को समझाइए, फिर सवाल लेके आता हूं आपके पास। कुलाधिपति जरूर होते हैं, लेकिन वो संरक्षक हैं, प्रबंधक नहीं है विश्वविद्यालय के। तो और जो 72 का जो कानून है विश्वविद्यालय अधिनियम जो है, उसमें धारा 12 सतह जो है कुलाधिपति के अधिकारों का वर्णन है। उसमें ये वर्णन है कि कुलाधिपति वो जो है प्रमुख होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। कुलाधिपति प्रमुख होगा, एक प्रकार से औपचारिक हेड होगा। और वो जो कन्वोकेशन, मैं माफी चाह रहा हूँ शिवनारायण जी, मैं माफी चाह रहा हूँ। शिवनारायण जी, एक मिनट, मैं माफी चाह रहा हूँ। मैं बहुत साधारण सवाल है, किसी भी अधिनियम के धाराओं में परिवर्तन के लिए क्या नियम है? क्या वो विधानसभा में ड्राफ्ट जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी होगी, या सीधे कोई उप सचिव पत्र जारी करके उसको परिवर्तित कर सकता है? बहुत सीधा सवाल है। राज्यपाल का जो ये आदेश है वो एग्जीक्यूटिव आदेश है, वो संवैधानिक आदेश नहीं है। क्या कि वास्तव में एकदम क्लियर कट बात है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून से बड़ा कोई नहीं, कोई पद भी बड़ा नहीं होता है। जब विधानसभा ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम को अधिनियमित किया है, उसमें सन 2010 में और 2020 में संशोधन किया, वो मान्य है। विधानसभा अंततः जो है हमारी सबसे बड़ी पंचायत होती है, और उसमें जो अधिनियमित है उसी को माना जाएगा। एग्जीक्यूटिव आदेश राज्यपाल का जरूर है। अब उसकी कितनी अनिवार्यता है, अगर इस पर विचार करेंगे तो ये देखेंगे कि अधिनियम जो शिवनारायण जी, अधिनियम शिवनारायण जी, ये 2 पेज के आदेश को क्या माना जाए? शिवनारायण जी, ये 2 पेज के आदेश को क्या माना जाए जो संविधान नियम से बड़ा बताने की कोशिश की जा रही है? क्या किया जाए इस 2 पन्ने के आदेश का, समझाइए थोड़ा। मैं कहना चाहता हूं, महामहिम राज्यपाल का यह आदेश सिर्फ एग्जीक्यूटिव आदेश है, उसकी वैधानिकता नहीं है। उसकी वैधानिकता कोर्ट ऑफ लॉ में चुनौती दी जा सकती है, उसका कोई बहुत विधिक आधार नहीं है। मैं जैसा आपको निवेदन किया कि वो संरक्षक होता है, वो प्रबंधक नहीं होता। शिवनारायण जी, मैं लौट रहा हूँ। ठीक है शिवनारायण जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। जी, मैं लौट रहा हूँ। मैं इसीलिए आपका परिचय कराया कि तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को आप बेहद करीब से जानते समझते हैं, क्योंकि आप खुद कई सालों तक संवैधानिक पद पे आसीन रह चुके हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। सुरेंद्र जी, अब जरा आप समझाइए। नियम बदलने के लिए सारी बातों उल्लेखित है, आप जानते हैं, दर्शक जानते हैं कि साहब विधानसभा, मंत्रिमंडल, उसके बाद निर्णय होता है। ऐसा आप पत्र जारी करके अधिनियम नहीं बदल सकते, और अगर अधिनियम बदलेंगे तो संवैधानिक तौर पे कहां टिकेगा? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सारी चीजों का वर्गीकरण है अधिनियम में। आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, जो 1973 जो अधिनियम है संशोधित 2010 और 2020 जो है, उसमें एक एक धाराओं में उल्लेखित है कि साहब कुलपति के क्या अधिकार है, कार्य परिषद के क्या अधिकार है, और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो नियम 1966 जो गवर्न किया जाता है उसमें क्या अधिकार है। बावजूद उसके ऐसे पत्र के मायने क्या, राजनीतिक तौर पर समझाइए आप। अवधेश जी, ये पत्र सीधे तौर पर संवैधानिक संकट का प्रमाण है। इस प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यह महामहिम का मानना है, यह पहली बार नहीं है। पहले भी महामहिम राज्यपाल जो है वो जिलों में बैठक लेके सीधे जिले के अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं, और अब जो है 6 विभाग के विभागीय सचिव को सीधे पत्र लिखना, ये तो संवैधानिक ढांचे का, देखिए संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संवैधानिक मर्यादा से सभी बंधे हुए हैं। और जिस प्रकार से जो है असीमित अधिकार हमारे संविधान ने किसी को नहीं दिया है। हर कार्य की समीक्षा का अधिकार जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय को है। 8 अप्रैल का जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आपने भी
सुना होगा, जो महामहिम राज्यपालों के संदर्भ में था कि आप चुनी हुई सरकारों के विधेयकों को असीमित समय तक नहीं रोक सकते। इसी छत्तीसगढ़ में 9 महत्वपूर्ण विधेयक जो जन सरोकार से संदर्भित है आज तक लंबित है, जो शिक्षा और रोजगार जैसे विषय को लेकर संदर्भित है। आरक्षण विधेयक हो, चाहे किसानों के हक और अधिकार के लिए डिम्ड मंडी का प्रावधान जो पूर्ववर्ती सरकार लाई थी, विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक आज तक लंबित है। जो छत्तीसगढ़ में अभी अराजकता की स्थिति है, जो खासतौर पर पेशा कानून के क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी तो मांग करती है कि अनुच्छेद 244 में जो महामहिम राज्यपाल को विशेष तौर पर संरक्षक की भूमिका निभाने का दायित्व दिया है, जो हमारे यहाँ अभी संसाधनों की लूट मची है, जिस प्रकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं आदिवासी भाई बहन धरना स्थल पर बैठे हैं, तो उसके संदर्भ में महामहिम को संज्ञान लेना चाहिए। मैं देखिए अवधेश जी, मैं स्वयं जो है यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार रहा हूँ। के.एम. सेठ जी के समय में जो उनके जो मीटिंग बुलाई जाती थी, निश्चित तौर पर जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं उसके जो है चांसलर होते हैं और उनके स्वाभाविक संरक्षक है, लेकिन संरक्षक जो है वो भी कानून के दायरे से बंधे हुए हैं। अनुच्छेद 163 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि राज्यपाल के सलाहकार के लिए एक कैबिनेट होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल जो है मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य करने बाध्य है। कुछ निश्चित तौर पर विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है सुवेंद्र जी, मैं लौट, ठीक है सुवेंद्र जी, मैं लौट, ठीक है सुवेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है, राजभवन को भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए मैं मैं जब अनिल जी का रुक, अनिल जी, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील अधिनियम 1966 CCA रूल धारा 12 में राज्यपाल के अधिकारों का उल्लेखन है, लेकिन आप नियम 9, 10 और 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे तो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अधिकारी कर्मचारियों पे किस तरह से कौन कार्रवाई करेगा। नियम बदल दिया गया एक आदेश जारी करके। कितना न्याय संगत मानते हैं आप इसका, और इसका असर क्या होगा, यह जरा दर्शकों को समझाइएगा। देखिए अवधेश जी, भारतीय जो राजनीति शास्त्र है उसके राजनीति शास्त्र की पुस्तकों में राज्यपाल को सरकारों का स्टाम्पेट कहा गया है, ठीक है। और अभी तक हमने छत्तीसगढ़ में जितने राज्यपाल देखे, दिनेश नंदन सहाय से लेकर के रमेन डेका तक में, उनमें से कईयों ने इसको साबित भी किया है। लेकिन जहां तक राज्यपाल रमेन डेका की सवाल है, और वो एक सीनियर पॉलिटिशियन रह चुके हैं, वो तो सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके पदों पर एक तरह से जनता का प्रतिनिधित्व किया है, और इसलिए आज वो अभी उनको राज्यपाल बनाकर के यहां भेजा गया है। मैं राज्यपाल रमेन डेका के पत्र की बात करूं उसके पहले एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि यहाँ पर राज्यपाल नरसिम्हन भी थे, और चूंकि राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, उच्च शिक्षा विभाग के एक संरक्षक होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं। नरसिम्हन को मैंने देखा था कि वो सीधे जाकर के विश्वविद्यालयों में और स्कूल, उच्च शिक्षा स्कूलों कॉलेजों में जाके इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया था। तो क्या उसको ये समझा जाए कि वो मंत्री के अधिकारों का या उच्च शिक्षा सचिव के अधिकारों का अतिक्रमण है? बिल्कुल नहीं। वो चूंकि कुलाधिपति है और विश्वविद्यालयों में जो अनैतिकताएं हो रही है, जो भ्रष्टाचार के मामले हो रहे हैं, जो दर्जनों फाइलें राजभवन में पेंडिंग पड़ी हैं, उस पर होता क्या था कि जो कुलपति होते हैं विश्वविद्यालय के, वो कहीं न कहीं उन भ्रष्टाचारियों को और उनको बचाने का काम करते थे। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं। तो इन सारे मामलों को लेकर के राज्यपाल ने ये एक व्यवस्था दी है, क्योंकि वो कुलाधिपति है, विश्वविद्यालयों के संरक्षक हैं, इसलिए उन्होंने ये पत्र जारी किया है। हालांकि ये अपने आप में एक अपवाद है, लेकिन एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि अगर उन्होंने ये जारी किया है तो इसके पीछे के समस्याएं क्या होंगी, तर्क क्या होंगे, वो किस तरह उच्च शिक्षा को पाक साफ बनाना चाहते होंगे, भ्रष्टाचार रहित, और जिस तरह के मामले हैं विश्वविद्यालयों के, वो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जब राज्य स्तर पर जाते थे या सेक्रेटरी स्तर पर जाते थे तो जो दोषी हैं वो कहीं न कहीं जांच के बहाने बचा लिए जाते थे, या उन पर कार्रवाई ऐसे कर दी जाती थी कि उसमें राजभवन में जब शिकायतें आ रही हैं तो राजभवन भी उसमें दृष्टिपात रखने का अधिकार रखता है। लेकिन डायरेक्ट आप उनको दोषी साबित करके उनको सजाएं देते थे या बख्श देते थे। इस पर शायद राज्यपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज की है, पत्र के माध्यम। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। नारायण जी, तीनों वक्ताओं के अपने अपने वक्तव्य में स्पष्ट हो चुका कि ये जो पत्र है साहब संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस पत्र पे संविधान से बड़ा ये पत्र नहीं है, चाहे स्थितियां कुछ भी हो। अब मैं आ जाता हूं राजनीति पे। सुरेंद्र जी ने कहा कि अराजकता का माहौल है, कोट अनकोट।
राजभवन को सरकार पे भरोसा नहीं, सरकार को राजभवन पे भरोसा नहीं। अब इसका जवाब आप दीजिए कि साहब 2 साल सरकार को अभी जश्न मनाते हुए हैं, ऐसे में क्यों ऐसी स्थिति बन पड़ी कि ऐसे 6 विभाग के सचिवों को मार्क करके पत्र जारी करना पड़ रहा है? शिवनारायण जी। देखिए, सचिव हो या फिर राज्यपाल हो, सारे लोग कानूनों से बंधे हुए हैं, उसका पालन करना उनकी अनिवार्यता है। और सुरेंद्र जी ने बड़े अच्छे ढंग से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके बारे में बताया कि वो 63 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल कार्य करता है। और ये जैसा मैंने कहा कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों के लिए संरक्षक होता है और एक प्रकार से प्रबंधक नहीं होता। वह विश्वविद्यालय को देख सकता है, उसकी स्थितियों को देख सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय को चला नहीं सकता। ये स्पष्ट है। अब बात यह है कि राजभवन से अगर किसी तरह का कोई ये एग्जीक्यूटिव आदेश गया है तो उसकी लीगल सैंक्टिटी क्या है, उसकी वैधानिकता क्या है, ये बाध्यकारी होता है अधिकारियों के ऊपर। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कभी नहीं होता। देखिए, संवैधानिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया आदेश बाध्यकारी होता है। इस प्रकार के एग्जीक्यूटिव आदेश जो इच्छा पर है, किसी तरह के टकराव की कोई स्थिति नहीं है। एक राजभवन से पत्र जारी हुआ, उसकी संवैधानिकता का परीक्षण करके, और जिस प्रकार के कहीं भी विश्वविद्यालय में इंक्वायरी चल रही है, गबन घोटाले के बारे में चल रहे हैं, अनियमितताएं के बारे में चल रही है, किसी भी साइड से चल रही है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उस अमले की है जो उससे कंसर्न है, उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें किसी तरह का कोई राज्य शासन से कोई बड़ा टकराव हो गया है और बड़ा वैधानिक संकट हो गया है। सुरेंद्र जी को ये स्मरण होगा कि जो है संविधान के अंतर्गत संविधान की रक्षा करना राज्यपाल का कर्तव्य होता है। राज्य सरकार का संविधान के अंतर्गत संचालन हो, ये उसका होता है, और उसको सुनिश्चित कर केंद्र और राज्य के बीच सेतु का काम करता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो मर्यादा है वो प्रदेश में बनी रहे, ये देखने का काम राज्यपाल का होता है। और उसको असाधारण शक्तियां ये भी दी गई है आर्टिकल 356 में कि अगर इन चीजों का पालन राज्य सरकार नहीं कर पाती है तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत वो राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। ये क्लियर है। और इस प्रकार का कोई वैधानिक संकट नहीं। इस प्रकार के अधिकारों के बीच में गलतफहमियां और वाद विवाद ये होता रहता है, जुडिशियरी से होता है, एग्जीक्यूटिव से होता है, लेजिस्लेटिव से होता है। तो ये कोई गंभीर संकट, इसमें ज्यादा हाथ सेकने की जरूरत नहीं है। ये सीधे एकेडमिक मामला है और ये अपने समय पर। ठीक है शिवनारायण जी, एक और सवाल आपसे ले लेता हूँ। शिवनारायण जी, ठीक है शिवनारायण जी, एक और सवाल आपसे ले लेता हूँ, फिर मैं सुरेंद्र जी का रुख करूंगा। इसी पत्र के पहले लाइन का मैं जिक्र कर देता हूं, ठीक है, कि विश्वविद्यालयों में जिस तरह से खरीदी को लेकर लगातार चर्चाएं रही कि साहब आपने जेम पोर्टल तक को ध्वस्त कर दिया अपनी मंशा के सामने, कि कार्रवाइयां भी हुई, सस्पेंशन भी हुआ, जांच भी लगातार जारी है, टेंडर तक निरस्त कर दिया गया। तमाम चीजों को छोड़ दीजिए कि संचालन को लेकर क्या कुछ कमियां हैं, उस पर जांच चल रही है। इस पत्र के विषय के पहले लाइन पर अगर मैं जोर दूं, अगर पढ़ूं मैं, शिवनारायण जी आप बेहतर समझते, जरा समझाइएगा कि कुल सचिव, प्रभारी कुल सचिव की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदस्थापना, इसके लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ये तो विशुद्ध रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि किसे कहां भेजना है, किसे कहां पदस्थापित करना है। और आपने जीएडी को मार्क नहीं किया इसमें। उच्च शिक्षा विभाग जो है के अंतर्गत ये आते हैं, ये पद उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है और इसकी पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्ति होती है। सिलेक्शन के बाद उच्च शिक्षा विभाग करता है। तो देखिए, पत्र है और महामहिम की गरिमा का हमको ध्यान है, पूरा सम्मान है, उसके संबंध में ज्यादा टिप्पणी नहीं। जो कानून है, जो विधान है, जो विधायिका ने हमारा बनाया हुआ है, वो हम सब पर बाध्यकारी है, पूरे प्रदेश पर बाध्यकारी है। बस इतना ही कहना है मुझे। ठीक, चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, समझाइएगा। नियम कानून से परे कुछ नहीं। शिवनारायण जी बेहद गंभीरता से इस बात को स्वीकार करें कि साहब चाहे कोई भी हो, नियम अधिनियम सबसे ऊपर है, किसी के पास असीमित शक्तियां नहीं है। यह पत्र में जरूर कोशिश की गई है असीमित शक्तियों को दिखाने की
क्या ये लागू होगा या विवाद की स्थिति बने रहेगी और भी विवाद बढ़ेगा? सुरेंद्र जी। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जी विद्वान अधिवक्ता भी हैं, उनका भी बयान आपने अपने लोकप्रिय चैनल में दिखाया कि किस प्रकार से राजभवन के उस पत्र पर सरेंडर मोड पर हैं, और विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शिवनारायण पांडे जी जो कह रहे हैं उसमें विरोधाभास है। यही इसकी सच्चाई है कि राजभवन का ये पत्र जो है उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार के अधिकारों को सीमित करने वाला है, ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार पर राजभवन को भरोसा नहीं है। ये जो प्रावधान किए गए, जांच से पहले आपको अनुमति लेना है, अंतिम निर्णय भी कुलाधिपति जो चांसलर है, जो महामहिम राज्यपाल है, उनकी मंजूरी के बिना संभव नहीं है। नियुक्ति और अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है उसका अधिकार भी राज्य सरकार को नहीं है, वो भी महामहिम करेंगे। तो उच्च शिक्षा विभाग को भंग कर देना चाहिए। महामहिम का तो यही कहना है कि सरकार की ये विभाग जो है महत्वपूर्ण बात। हाल ही में जो चिकित्सा छात्रों का, जो छत्तीसगढ़ के छात्रों का हित किया गया, 25% सीटें छीन ली गई, तब वो दायित्व नहीं था महामहिम का, तब वो मौन रहे। 10,463 स्कूलें बंद कर दी गई। जिस प्रकार से संसाधनों की लूट मची है, तो पेशा कानून जहां लागू है, महामहिम को उनके हितों के संरक्षण में खड़े होना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि शिवनारायण पांडे जी बेहद वरिष्ठ और इन चीजों को समझने वाले व्यक्ति हैं, वो स्वीकार कर रहे, लेकिन सुनिए ना, बिल्कुल 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 सही, ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन सुरेंद्र जी शिवनारायण जी कह रहे हैं ना कि मैं उन्हीं के शब्दों को कोट कर रहा हूं कि संवैधानिकता का परीक्षण किया जाएगा, बात खत्म हो जाती है। ये तो मिली जुली कुश्ती दिख रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में लीपापोती जो अटल बिहारी विश्वविद्यालय में जो खरीदी हुई जैन पोर्टल में, उसकी जांच हो रही है, उसको बाधित करने के लिए इस प्रकार से कुछ प्रयास हो रहा है। दिख रहा है अनिल जी, ठीक है के लिए ऐसा रचे गए हैं। अनिल जी, ये सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस के स्लोगन के साथ सरकार में स्थापित हुई, निकला वो भी, बताइए कैसे इसको माना जाएगा? बीज घोटाला हुआ। ठीक, एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट अनिल जी। ये मामला राजभवन से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं विश्वविद्यालयों के, तो निश्चित तौर पर विश्वविद्यालयों को लेकर जो उन्होंने आदेश जारी किया है, उन्होंने एक साहसिक कदम जरूर उठाया है। लेकिन मैं कैसे सरकार चलेगी? प्रदेश कैसे साहस से चलेगा? संविधान से चलेगा। संविधान में प्रदेश में सबसे बड़ा पद राज्यपाल का माना जाता है, ठीक है। तो राज्यपाल ने अपनी तरफ से ये एक व्यवस्था दी है, ठीक है। अब आप इसमें व्यवसाय, मतलब वो जो इसमें मूल सवाल यह है कि क्या इसमें विवाद की स्थिति निर्मित होगी या क्या इसको राज्य सरकार मानेगी? विवाद की स्थिति तब निर्मित होती है, आदेश तब नहीं माना जाता है जब केंद्र में दूसरे दल की सरकार हो और राज्य में दूसरे दल की हो, तो विवाद की स्थिति होती है। हमने रोमेश भंडारी उत्तर प्रदेश का मामला देखा था, किस तरह उन्होंने कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर के एक तरफा आदेश जारी किया और उसके बाद सरकार में टकराव हुआ था। लेकिन रोमेश भंडारी का ही निर्णय हाईकोर्ट ने अंतिम माना था, क्योंकि वो राज्यपाल है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े जो कुलपति से जुड़े मसले वो राज्यपाल ही करेंगे, कुलाधिपति होते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें तो रमेन डेका जी ने जो पत्र लिखा है वह अपने, मुझे लग रहा है, उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों के लिए उन्होंने लिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सरकार अपने ही सरकार के राज्यपाल के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। ये जरूर हो सकता है, ये एक्शन का मतलब पत्र पर है, बिल्कुल ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि सहलाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, पत्र को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है, या मौखिक तौर पर निर्देश दिए जा सकते थे कि आदेश मानना है कि नहीं मानना है। लेकिन राज्यपाल की गरिमा का सम्मान मुझे लगता है कि ये प्रदेश की सरकार करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र से लाए गए हैं राज्यपाल, और राज्यपाल एक वरिष्ठ पद पर हैं, बड़े संरक्षक है राज्य के, और उन्होंने यदि कोई बात लिखित में कह दी है, लिखित में, तो उसका सम्मान बना रहना चाहिए। ठीक है शिवनारायण जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि राज्यपाल को जो अधिकार जो दिए गए, जो शक्तियां उनके पास है, वो भी साहब संविधान में वर्णित है। संविधान, अधिनियम, नियम कानून से परे कुछ नहीं है। बस एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह के पत्र ना जारी किए जाए, इसके लिए कुछ पहल होगा। अनिल जी और हमारे सुरेंद्र भाई ने जो कहा है उसमें एक लाइन मैं कहना चाहता हूं। देखिए भाई, ये ला के रखा गया है, ये राज्यपाल जो है संवैधानिक पद होता है,
और दूसरी चीज ये इस प्रकार से आप नहीं कह सकते कि एडजस्टमेंट नहीं है। संविधान के अनुसार, विधान के अनुसार व्यवस्था चले, ये भारतीय जनता पार्टी का आग्रह होता है। जो अधिनियम है उसके अनुसार ही किसी तरह का कोई आदेश हो सकता है। दूसरी चीज, सुरेंद्र भाई ने जो कहा कि मेरे और हमारे डिप्टी सीएम के बयान में विरोधाभास होगा। नहीं है। आपने शुरुआत से लेके अब तक बहुत है। अच्छी बात कही कि साहब संविधान के तहत ही सब कुछ होगा। ठीक है, ठीक है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, शिवनारायण जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के समझिएगा कि शक्ति का टकराहट कभी भी हित में, लोक हित में नहीं माना जाता है। लेकिन सरकार को संविधान के तहत चलना है, राजभवन को अधिकार के तहत चलना है। इस अधिकार और संविधान के बीच में अगर इस तरह के पत्र जारी किए जाएंगे तो निश्चित तौर पे चर्चा का विषय बनेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।